सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, माशरे में जब अदम बर्दाश्त का कल्चर आम हो जाए या फिर आप कह लें कि अन्ना की तस्कीन आपका मकसद बन जाए, गलती मानने की बजाय गलती पर सवाल उठाने वालों की कमर तोड़ने पर जोर हो, नफ्सा नफसी के ऐसे दौर में जहाँ खुद गर्जी घर कर जाए वहाँ इंसानियत मर जाती है, मिट जाती, ख़त्म हो जाती है। और रहबरी जब बेहिसी की चादर ओढ़ लें तो फिर कारकुन इंसान नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े लगना शुरू हो जाते हैं और ये बेहिसी उन्हें पाँव तले कुचलने से भी नहीं हिचकिचाती। कुछ ऐसा ही हाल हमारे मुल्क की आप समझ लें सियासत का है, जिसके सीने में दिल नाम की कोई चीज़ एटलीस्ट नहीं पाई जाती। मैं आपको गारंटी से बात कहती हूँ, बड़े यकीन के साथ कहती हूँ। और सिर्फ अगर एक कारोबार है हमारी सियासत में तो वह झूठ का कारोबार, मुर्दा ज़मीरी, तंग नज़री, तासुब, इसके सिवा कुछ नज़र नहीं आएगा आपको हमारी सियासत में। गौर करके देख लें, यहाँ अपने मुखालिफिन को कभी तड़ियाँ लगाई जाती हैं दबाने के लिए, कभी झूठे सच्चे इल्ज़ामात का मलबे तले दबा दिया जाता है। और रहबरों की इस दिल लगी का मतलब समझते हैं ना नाजरीन, किसी के लिए दिल लगी और किसी की जान चली जाए। रहबरों की इस दिल लगी में आप देखें कि जान जाती है तो गरीब कारकुनों की जाती है, उनके लिए वो दिल लगी होती है। कोई मरता है तो मरे, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। कहने को सियासत का सबसे पहला मकसद तरजीह नंबर 1 कह लें कि मुल्क और इसके अवाम की खिदमत होनी चाहिए, फलाह बहबूद होनी चाहिए, मुल्क की तरक्की होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है। यहाँ सियासत सिर्फ अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, मुफाद के लिए की जाती है। सियासत में अना की जंजीर में आप कहेंगे जकड़े हुए हमारे जो लीडर हैं वो मुखालिफिन पर इल्ज़ाम और इंतकाम के बाकायदा कोड़े बरसाते हैं। अपनी शोला बयानी से ऐसी आग लगा देते हैं कि जीते जागते इंसान जान से गुजर जाते हैं। कड़वा है मगर सच है कि हमारे यहाँ सियासत आग बुझाने के लिए बल्कि आग लगाने का खेल है। और जब सियासत अपनी हदों को छूती है तो फिर आर्गूमेंट से तो काम नहीं चलता बल्कि गोलियाँ चलती हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन ज़िमनी इंतखाबात में भी देखने में आई है, जब डस्का में आपको पता है कि कत्लो गारत गरी हुई और मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानें चली गईं। डस्का एक छोटा सा शहर कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे खून रेजी की वारदात ने सियासत का छोटापन ज़रूर दिखा दिया। मुस्लिम लीग नून जो हमेशा वोट को इज्जत देने की बात करती कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, लेकिन आज तक वो अपने कारकुन को तो इज्जत दे नहीं सकी। बात करते हैं वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत कहाँ से दिलवाएगी। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का एक रुकन डस्का के ज़िमनी इंतखाब में होने वाली बदअमनी की वजह से अपनी जान की बाजी हार गया। ये बहस अलग है कि गोलियां किसने चलाईं, किसकी गोली से किसकी जान गई। अहम बात क्या है कि मरने वाले कौन थे? इंसान थे, पाकिस्तानी थे, अपने वोट की ताकत से अपने इलाके की किस्मत बदलने वाले को कामयाब करवाना चाहते थे, लेकिन मौत की वादी में पहुंचा दिए गए। जुल्म, बहुत जुल्म उन ख़ानदानों के साथ जिनके प्यारे कत्ल कर दिए गए। लेकिन सियासी रहनुमाओं को क्या फ़र्क पड़ता होगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ता होगा। आपने देखा इस खूने नाहक पर सिर्फ एक बयान, सिर्फ एक मुज़म्मती बयान से काम चलाया गया। बाकी सियासत का रोना, धांधली का रोना अब भी जारी है। अब दोनों सियासी जमातों में आप कह लें कि ब्लेम गेम, उसकी सियासत रूज पर है। मुस्लिम लीग नून वाले डस्का के साहने पर हुक्मरान जमात पर इल्ज़ामात के तीर बरसा रहे हैं और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की तनकीदी जो तोपें हैं उनके गोले मुस्लिम लीग नून पर बरस रहे हैं। बजाय इसके कि इस मामले का हल निकाला जाए, सोल्यूशन की तरफ जाया जाए कि सोल्यूशन क्या होगा, हल क्या होगा, नफरतें बढ़ाई जा रही हैं। अब मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ पर डस्का का ज़िमनी इंतखाब चोरी करने का बाकायदा इल्ज़ाम लगा रही है और तहरीक इंसाफ यहाँ अपनी जीत का दावा कर रही है। अच्छा नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की जो मार धाड़ की सियासत है, ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब समझते हैं ना, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको पता है। बल्कि ये बात ऑन द रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड के मुस्लिम लीग नून इदारों पर लफ्जी और अमली तौर पर हमले करने की अपनी तारीख रखती है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो या फिर सानेहा मॉडल टाउन, ये दो आप कह लें कि स्या धब्बे मुस्लिम लीग नून के क्रेडिट पर हैं। मिटा नहीं सकते इन धब्बों को। ये मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर कानून पंजाब, उन्हें आपको पता नहीं कि सानेहा मॉडल टाउन का मास्टरमाइंड कहा जाता है, मास्टरमाइंड। बजाय इसके कि मुस्लिम लीग नून उन पर संगीन इल्ज़ामात का नोटिस लेकर उनकी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उनको महदूद करती, लेकिन उन्हें ख़ास तौर पर डस्का में
इंतखाबी मुहिम के लिए मैदान में उतार दिया गया। ये है इनकी वोट को इज्जत और वोटर को इज्जत। देख लें, यहीं से समझ लें। यानी वो कहते हैं ना कि बिल्ले को आपने दूध की रखवाली पर बिठा दिया, फिर ऐसा तो होना ही था, ऐसा ही होना था ना। राना सनाउल्लाह का क्लिप होगा, टीम जरा चलाइएगा। अच्छा, गोली कहाँ से आई, गोली किसने चलाई, किसके आदमी डस्का के खून रीजे में मुलव्विस थे, कौन मुलव्विस नहीं था, इस इल्ज़ाम तराशी का खेल सियासी रहनुमा खूब खेलते हैं। डस्का बहुत ज़्यादा आबादी वाला शहर नहीं है, यहाँ बड़े शहरों की निस्बत आप कहने के अमन है, सुकून है अगर आप कंपैरिजन करें इसका बड़े शहरों के साथ। लेकिन ज़िमनी इंतखाब ने ना सिर्फ इस शहर के अमन को बर्बाद किया बल्कि इसकी ज़मीन को इंसानी जानों के खून से रंग दिया। अब ये राना सनाउल्लाह साहब वजाहतें दे रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं, आर्गूमेंट्स के, और आप कह लें कि अपना दामन बचाने के लिए आप समझ लें कि वही हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं जो हर सियासतदान अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी दूसरे पर उंगली उठा दो और ख़ुद साफ बच के निकल जाओ। यही तरीका राना सनाउल्लाह ने अपनाया। देख लीजिए, गौर कर लीजिए। तहरीक इंसाफ राना सनाउल्लाह पर इल्ज़ाम लगा रही कि सानिहा डस्का के जिम्मेदार ये हैं और इनके लोगों ने फायरिंग की है। चले एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून की हरीफ जमात है, इसलिए उसने राना सनाउल्लाह पर इल्ज़ाम लगा दिया। ठीक है, एक मिनट के लिए मान लिया। लेकिन वो क्या कहते हैं कि घर के भेदी को सब कुछ मालूम होता है, इसलिए राना सनाउल्लाह की वजाहतों पर उनके अपने साथी एतबार करने को तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने साबिक वज़ीर कानून पंजाब को सानिहा मॉडल टाउन का जिम्मेदार ठहराया। आबिद शेर अली के वालिद चौधरी शेर अली ने राना सनाउल्लाह को तखरीबी सरगर्मी का मास्टरमाइंड करार दिया था। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, ये बात रिकॉर्ड पर है, ऑन रिकॉर्ड है। अब ये आबिद शेर अली का भी मौक़िफ़ है जो उनके वालिद का, और उन्होंने एक इंटरव्यू में ढके छुपे अल्फाज में कहा था कि जो बंदा सानिहा मॉडल टाउन करवाने का जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी से वफादारी की जंजीर ने बेशक आबिद शेर अली को खुलकर ना बोलने दिया हो, लेकिन वो ना कहकर भी कहते ना कि बहुत कुछ कह गए, वो सिचुएशन है। अब इससे ये साफ वाज़ेह हो जाता है कि राना सनाउल्लाह जो इनके मुखालिफिन इन पर इल्ज़ामात लगाते हैं राना सनाउल्लाह साहब पर, उसकी गवाही उनकी अपनी जमात के लोग ही दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने इनको डस्का के ज़िम्नी इनका काम क्यों सौंपा है? सोचिए ज़रा, सोचिए क्यों, यही क्यों। सितम यह भी है कि डस्का में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़ये पर नून लीग की नायब सदर मुतासिरीन के ज़ख्मों पर मरहम नहीं रख रही बल्कि नमक छिड़क रही हैं। कैसे? देखिए ज़रा, खुद देखिए। नून और तहरीक इंसाफ का एक एक रुकन आप देखने के सियासी जारियत की बाकायदा भीड़ चढ़ गई, उनके लवाहिकीन पर क़यामत टूट पड़ी। लेकिन नून लीग की जो नायब सदर हैं उनका दुख कम करने की बजाय ये दुख कम कर रही थी कि आपको लग रहा था, बल्कि ये क्या कर रही थी, सियासत चमका रही थी। और नून लीग के कायद और उनकी साहिबजादी वोट को इज्जतों की बात करते नहीं थकते हैं, लेकिन वोटर और कारकुनान को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। मरियम साहिबा, लीडर पता है कौन होता है? जो सियासत से बालातर होकर कौम का सोचे। ये कैसी लीडरी है कि डस्का में कशीदगी का माहौल और आप यहाँ पर क्या काम कर रही हैं, क्या बातें कर रही हैं आप? आपको एहसास है? कोई तकलीफ, कोई दुख है आपको किसी का? आपको पार्टी की फिक्र है, जीत की फिक्र है? अगर नहीं है तो अवाम की फिक्र नहीं है, अगर नहीं है तो मुल्क की फिक्र नहीं है। माना कि पीटीआई आपकी सियासी हरीफ जमात है, लेकिन इस सियासी मुखालिफत को निभाने के चक्कर में आप अवाम के ज़ख्मों पर नमक तो ना छिड़कें। एटलीस्ट इतना तो आप कर सकती हैं कि मरहम नहीं रख सकती तो नमक भी ना छिड़कें, बिल्कुल खामोश हो जाएं। अब होना तो ये चाहिए था कि मोहतरमा डस्का ही गई थी तो इस शर्मनाक वाक़ये में जो जांबहक होने वाले हैं उनके लिए आवाज़ उठाती, तहकीकात का मुतालबा करती। लेकिन इनको यहाँ भी नून लीग की फतह के शादियाने बजाने की ज़्यादा फिक्र रही है। बाकी क्या और इनको कोई है, बस इनका मंजन और इनका चूरन बिकना चाहिए, बस ये बात। अब नून लीग की नायब सदर धांधली और ज़िमनी इंतखाबात में जीत के तराने पड़ती रहीं और दूसरी छाने मुतासर होने वाले ख़ानदान इनकी बेहिसी का बाकायदा नोहा पढ़ते रहे। नून लीग की नायब सदर, आपको याद होगा वायरल होने वाली वो एक वीडियो है, उसकी पैरोडी करती रही, पार्टी हो रही है, लेकिन ये भूल गई कि मतलब आप देखें, ठीक है वो वीडियो है और किस तरह की वो वीडियो आप देखें, बड़ी वो फनी सी फंकी सी वीडियो है, उसको इस वाक़ये के साथ आपको समझ आ रही है नाजरीन
क्या आप ये नहीं कह सकते कि खुदगर्जी की मिराज पे बैठ गई मोहतरमा जिनका नाम है मरियम नवाज साहिबा? इनकी खुदगर्जी देखिए कि डस्का के अवाम में इनकी खुदगर्जी से अब इनके खिलाफ बाकायदा नफरत बढ़ती चली जा रही है। एक माँ है और माँ के दिल की आवाज़ पता है ना, ये माँ के दिल की आवाज़ है। अब इस माँ को किसी ने ज़बरदस्ती नहीं उकसाया, क्योंकि हर बात कहते हैं कि ज़बरदस्ती कह दिया होगा। किसने कहा होगा कि ज़बरदस्ती आप कहें, या उकसाया होगा उनको कि आपने कहना है कि नून लीग की नायब सदर के खिलाफ ये ऐसा बयान दे दें। ये नून लीगी जो नायब सदर है ना, उनके अपने बयानात की वजह से इन्होंने ऐसा बयान दिया। उनकी अपनी हरकतें हैं जिसने अवाम को इनसे मुतनफ़िर कर दी है, और उन्हें ये नशिस्त जीतने और हारने की फ़िक्र रही है। इनको मुस्लिम लीग नून की जीत की फ़िक्र रही है। लेकिन डस्का में जो खून की नदियाँ बहाई गईं, वो मोहतरमा इनको नज़र नहीं आई मरियम नवाज साहिबा को। जब ज़बान पर अवाम के दुखों के अजाले के लिए ज़बान से एक लफ्ज़ ना निकले, बल्कि अपनी जीत और अपनी हार और धांधली का राग अलापा जाए, तो जिस पर क़यामत टूटी हो वो इन सियासतदानों के हाथों तमाशा बनता देखकर गम और गुस्से का इजहार ही तो करेगा। और क्या करेगा? आप लोगों को दुआएं देगा। अब एक ऐसी माँ जिसके बेटे को डस्का का ज़िमनी इंतखाब खा गया, वो बेचैन होकर इन सियासतदानों की बेइज्जती का नोहा ही पड़ेगी ना, और क्या करेगी? लेकिन जहां कहते हैं ना कि ज़मीर सोए होते हैं, सोए हुए क्या, मरे हुए हैं, मर ही गए। इन ज़मीरों को दफन कर दिया जाए, मर चुके हैं ज़मीर, नहीं उठेंगे दोबारा। यहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा जहाँ ज़मीर मर जाएंगे? एक दूसरे की गिरफ्तारी के मुतालबे हो रहे हैं, इस पर तनकीद, उस पर तनकीद, उस पर तनकीद के नश्तर, इसको बुरा कह दिया, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, ये चल रहा है। लेकिन मजलूमों का दुख बांटने को यहाँ कोई तैयार नहीं है। बातें इनकी सुनने बड़ी बड़ी कि अवाम की फ़िक्र खाए चले जा रही। जमहूरियत अल्लाह के बंदो जमहूर से होती है। जमहूर कौन होता है? अवाम। ये जो मरने वाले ना जमहूर थे। उस्मान डार का क्लिप होगा, टीम जरा चलाइएगा। जमात का सानेहा डस्का पर मौकिफ क्या है कि जी मुस्लिम लीग नून का हाल उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला। जिस तरह हलीम आदिल शेख पर इल्ज़ाम लगा कि वो अपने गनमैन लेकर पोलिंग स्टेशन में दाखिल हुए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और पीपल्स पार्टी हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी को कानून की हुक्मरानी करार दे रही है। अच्छा, ये बात ठीक है नाज़रीन, जो भी कानून तोड़े, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, किसी भी जमात से क्यों ना हो, कानून को हरकत में आना चाहिए और मुतल्लिका फ़र्द के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जल्द अज जल्द। लेकिन मेरा सवाल है कि सिंध में अगर हलीम आदिल शेख के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है तो डस्का में क्यों नहीं हो सकती? या सियासत की आड़ में, इल्ज़ाम तराशी की आड़ में क्यों छुपने दिया गया? और ये रीत बहुत ख़तरनाक है कि पोलिंग के वक्त कोई सियासी गिरोह बंदूक के ज़ोर पर ये हरकतें करे, इंतखाबी अमल पर बाकायदा असरअंदाज हो, धांधली करे खुलेआम। अब सिंध में होने वाले ज़िमनी इंतखाब हों या फिर पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात, धांधली के रुझानात बढ़ते दिखाई देते हैं। दिल्ली का रास्ता मौसर इंतखाबी इस्लाहात और उन पर सख्ती से अमल करके ही रोका जा सकता है यकीनी तौर पे। लेकिन इनको बात कौन समझा? जब इंतखाबात में इस्लाहात लाने की बात होती है तो फिर ऑपोजिशन, ख़ासतौर पे शेर वाली पार्टी मुस्लिम लीग नून, इनका किरदार एक विलन होता है ना मूवी में, विलन के तौर पे सामने आता है, बाकायदा ही विलन दिखाई देते हैं। मरियम नवाज का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा टीम, फिर मज़ीद मैं बात करती हूँ। अच्छा, नून लीग के नायब सदर और उनके वालिद हमेशा से यही कहते रहे कि फ़ौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जुल्म कि हम कहते कुछ हैं और हम करते कुछ हैं, यानी हम मुनाफिक, इसको मुनाफिकत कहते हैं। और ज़िमनी इंतखाबात में कहीं फ़ौज नहीं तलब की गई। लेकिन आपने देखा कि सियासी रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना रवैये, इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से 2 कीमती जानें चली गई। मैं ये समझती हूँ कि अगर अमन व अमान की जिम्मेदारी फ़ौज के सुपुर्द होती, सोच रहे हैं नाज़रीन मैं क्या पूछ रही हूँ, अगर अमन व अमान की जिम्मेदारी फ़ौज के सुपुर्द होती तो ना ये लड़ाई झगड़ा होता, ना कशीदगी होती, और ना 2 बेगुनाह इंसान यूँ पोलिंग वाले दिन खुलेआम मारे जाते। दुख इस बात का भी है कि इंसानी जानें चली गई। और नून लीग की नायब सदर एक वायरल वीडियो की पार्टी हो रही है, उसकी पैरोडी कर रही है। इनको यही नहीं पता कि कौन सी बात किस मौके पे करनी है। क्या ये सियासी संजीदगी है? इसको हम मैच्योरिटी कहते हैं? ये तो गैर संजीदगी की मैं कहती हूँ पीक है, पीक मिराज पे बैठी हुई है गैर संजीदगी की, बेहिस्सी, बल्कि बेहिस्सी
कि सिचुएशन क्या है, और आप उसको एक वायरल वीडियो, जो कि एक बड़ी फनी वीडियो है कि कोई पार्टी को किस तरह बोल रहा है कि पार्टी हो रही है, आप उस बात से उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? मैं हैरान हूँ खातून। खैर, ये लोग फ़ौज पर सियासत में मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन मुझे ज़रा बताएं, दिल पर हाथ रखें और बताएं कि डस्का इलेक्शन में अगर फ़ौज होती, मैं नाजरीन से पूछ रही हूँ, अगर डस्का इलेक्शन में फ़ौज होती तो क्या ये सानेहा होता? इसीलिए ये हुआ, बदअमनी हुई कि यहाँ फ़ौज नहीं थी, और शायद इसीलिए धांधली की आवाज़ें भी उठ रही हैं। तो अब नून लीग बताए ये धांधली कौन कर रहा है? ये बात भी यहाँ पे काबिल गौर है कि अब ज़िमनी इंतखाबात में धांधली का शोर सुनाई दे रहा है, और ये शोर करने में अपोजिशन की तरफ से नून लीग सबसे आगे। अब मैं ऐसे सियासी मुनाफिकत कहूँ, इसे कॉल और फेल का तजाद कहूँ, या कोई तीसरा नाम मुझे बता दें, क्या नाम दूँ मैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि डस्का में आप धांधली का शोर मचा रहे हैं, लेकिन सेनेट में जहां हुकूमत धांधली का रास्ता रोकने के लिए आपका ताउन मांग रही है, खुफिया वोटिंग की बजाय शो ऑफ हैंड्स तरीकाकार लाकर धांधली का गला दबाना चाह रही है, आप वहां उस दरवाजे को खुला रखने पर इसरार कर रहे हैं। कैसे लोग हैं आप? कौन लोग हैं आप? कितने हैं? अब नून लीग बाकायदा मुनाफिकाना तर्ज की सियासत खेल रही है। एक तरफ धांधली के इल्ज़ाम लगाती है, और जब धांधली पर काबू पाने के लिए हुकूमत अपोजिशन के साथ देने का मुतालबा करती है, तो यही अपोजिशन हुकूमत के इक़दाम को आइन पर हमला करार दे देते हैं। एक तो हर चीज़ जो इनको समझ नहीं आती, या जो इनके मतलब की नहीं होती, या जिसमें इनका मुफाद मुतासिर होता है, वो हमला होती है, डायरेक्ट हमला, आइन पर हमला, जमहूरियत पे हमला। देखिए क्या कहते हैं सनीबाल साहब, अरस्तु पाकिस्तान, नेशनल अरस्तु पाकिस्तान। देखिए, सुन लिया आपने कि जी सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के लिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के एहतराम को मद्देनजर रखते हुए सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया, लेकिन मुस्लिम लीग नून इस सदारती ऑर्डिनेंस की सख्त मुखालफत करती रही। यानी नून लीग एक तरफ धांधली का नारा लगाती है, और जब हुकूमत धांधली का दरवाजा बंद करने के लिए ताला लगाना चाहती है, तो मुस्लिम लीग नून उस पर शोर मचाती है। बड़े मुनाफिक लोग हैं आप, कसम से पता नहीं क्या सोचते हैं, वक्रे लोग हैं आप लोग, लिटरली वक्रे, आप लोगों की समझ ही नहीं आती है। अब धांधली पे मुनाफिकाना तर्ज सियासत मेरे ख्याल से नहीं चल सकती, क्योंकि सियासत में ये जो दोहरा मयार है ना, अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अल्लाह पाक के करम से आज ऑपरेशन रद्द फसाद को 4 साल मुकम्मल हो गए हैं। 22 फरवरी 2017 को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में इस ऑपरेशन रद्द फसाद का आगाज़ किया गया था। ऑपरेशन ये जो है, इसमें हिकमत अमली के 2 अहम नुक्ते थे। एक, अवाम का रियासत पर एतमाद आप कह लें कि बहाल करना, और दूसरा, दहशत गर्दों को मुकम्मल गैर मौसर करना। ऑपरेशन रद्द फसाद से मुताल्लिक़ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि दहशत गर्दों ने पाकिस्तान में ज़िंदगी मफलूज करने की नाकाम कोशिश की, और ऑपरेशन रद्द फसाद का महवर अवाम थे। इसका दायरा पूरे मुल्क पर मुहित था। हर पाकिस्तानी इस ऑपरेशन का हिस्सा और इसका सिपाही है। अच्छा, तर्जुमान पाक फौज ने यह भी बताया कि मुल्क भर में 3 लाख से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा चुके हैं। 3 लाख से ज़ायद, सिंध में 1.5 लाख से ज़ायद, पंजाब में 34,000, और गवादर में होटल पर हमले के दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले को नाकाम बनाया गया। 750 मुरबा किलोमीटर से ज़ायद इलाके पर रियासत की रिच बहाल की, और 4 साल में 353 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, पाक फौज की कोशिशों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। कौम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी है और खड़ी रहेगी। और आज जो मुल्क में अमन व अमान की फ़ज़ा है, इसके पीछे हमारी पाक फ़ौज की बेशुमार कुर्बानी है। इस पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में मैंने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड एजाज अवान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जैन साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। जैसा पिछला 1 साल कुदरती आफत का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इस दौरान भी ऑपरेशन रद्द फसाद नहीं रोका गया, और नतीजा आज हमारे सामने है कि माशाल्लाह खेलों के मैदान आबाद हैं। वो इलाके जो दहशत गर्दी के गढ़ थे, अब वहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ जारी हैं। गवादर को देख लें आप, शिमाली इलाके, और K2 दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। ये जो अचीवमेंट्स हैं, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? जी डॉक्टर फिजा, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में पूरी कौम के लिए
बिलअमूम और फोर्सेस के लिए बिलखुसूस ये बड़ा अहम दिन है, इस एतबार से कि हमने इस दहशत गर्दी के आफरीत पर काबू पाने में बहुत आगे तक हम निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लंबा सफर हमने तय किया है, 19 बरस तक काइनेटिक ऑपरेशन हुए और फिर पिछले 4 साल से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जिसे हम कहते हैं अपनी कामयाबी को कंसोलिडेट करने के लिए। और वो दहशतगर्द जो पोशीदा हो गए थे, जो छुप गए थे, उनके सेल्स अंडरग्राउंड चले गए थे, उन लोगों को लोकेट करने के लिए ये बड़ा कंट्री वाइड ब्रॉड बेस्ड ऑपरेशन था, जो बड़ी कामयाबी से चला और जो तादाद और फिगर्स हैं वो आपने बता दिए। लेकिन इसमें एक जो इंतहाई अहम पहलू था वो था सिविल मिलिट्री कॉन्फिडेंस को बहाल करते हुए इंटीग्रेट करना पूरी नेशनल एफर्ट को जी, ताकि हम इसको मिलकर साथ चल सकें। और उसमें सिविल गवर्नमेंट ने भी बहुत साथ दिया, अवाम ने तो हमेशा से फौज का साथ दिया है और फौज अवाम की अल्लाह की मदद और अवाम की मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो कौम ने तो पहले भी साथ दिया, लेकिन हुकूमतों ने जिस तरीके से ताउन किया उसमें ये 5-6 बड़े अहम पहलू हैं जिनको हाईलाइट करना जरूरी है। एक जो पाक ईरान बॉर्डर पे फेंसिंग हो रही है, उसके लिए डिप्लोमेसी चाहिए थी, ईरान को कन्विंस करना था, फिर उनके साथ मिलकर फेंसिंग करने के लिए फंड्स मुहैया करने थे। यही चीज थी पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो 2615 किलोमीटर लंबा एरिया है, उसमें 70 कले बनने हैं और बाकी फेंसिंग होनी है जो 86% कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद रेजिंग करनी थी फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के नई फ्रंटियर कोर के नए विंग्स की, और 58 विंग्स रेज हो चुके हैं जो एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट है। फिर पुलिस और लेवीज की तरबियत करनी थी, ये सारा तो सिविल गवर्नमेंट ने, उसके लिए सिविल गवर्नमेंट ने फंड्स मुहैया किए और पाकिस्तान आर्मी ने अपनी मैन पावर और एफर्ट के साथ मिलकर, तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये नेशनल इंटीग्रेशन की एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है, जिसके जरिए अवाम ने हुकूमत सिविल गवर्नमेंट ने आर्म फोर्सेस ने, जिसमें तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी शामिल हैं, पुलिस है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, फ्रंटियर कोर है, रेंजर्स हैं, सब ने मिलकर इतना काम किया कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं कि मुल्क में उन्होंने एक टर्म यूज की डीजी ISPR ने, फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म। तो वो जो एक सफर है दहशतगर्दी ने जिसे रोक दिया था, अब टूरिज्म तक आज हम देखते हैं। सवात जहां मैंने अपने डिवीजन को लीड किया ऑपरेशन में, जहां कोई मूव नहीं कर सकता था, आज लोग फैमिलीज के साथ वहां जाके पिकनिक कर रहे हैं, टूरिज्म हो रही है कलाम तक, सवात में, इन वैलीज में, फिर गिलगित बल्तिस्तान और केटू तक की बात हमने की। और आज वो जो नो गो एरिया से जिस 700 किलोमीटर एरिया की ये बात कर रहे हैं नॉर्थ वजीरिस्तान में, वहां पे लोग जा रहे हैं, वहां पे अब सड़कें बन रही हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, मार्केट्स बन रही हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड जो अफगानिस्तान के साथ होता है उसके लिए वहां पे फैसिलिटीज क्रिएट की जा रही हैं। तो अगर इन तमाम चीजों का जायजा लें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी कौम की। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब ये पिछले 4 साल के सफर को हर सतह पर तस्लीम किया गया है जनरल साहब। FATF पर अगर उनकी ऑब्जर्वेशंस की मैं बात करूं, बड़ा काम किया गया। अब क्या FATF के मामले पर आप पूरी उम्मीद है, किस हद तक पूरी उम्मीद है कि क्या आप पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने में आपको लगता है कि कामयाब हो जाएगा? इतना काम कर लिया हमने। मुझे एप्रीहेंशंस हैं और मैं ये चाहूंगा कि खुदा करे मेरे अंदाजे गलत साबित हों और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाए, लेकिन मुझे ऐसा होता लगता नहीं। ये नहीं कि पाकिस्तान ने काम नहीं किया है, पाकिस्तान ने बहुत काम किया है, अमेरिका के साथ बहुत ताउन किया है और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ काम किया है। आपको लगता है कि नहीं निकल सकेंगे? क्या फ्लॉज हैं, क्या कमियां रहेगी, इनको कैसे फिक्स किया जा सकता है? मामला कैसे बेहतर किया? कमियां नहीं रहेगी, कमियां नहीं रहेगी। अब जो एक सोच में तब्दीली मुझे नजर आ रही है जो बाइडेन की तरफ से, उन्होंने कहा मैं अफगान जो पीस प्रोसेस था और जो 1 मई को निकलने की तारीख थी और जो मुआहिदा किया गया था, मैं उसको उस पॉलिसी को रिव्यू कर रहा हूं। रिव्यू का मतलब यह है कि जो कमिटमेंट दी गई थी अफगान मुजाहिदीन को कि 1 मई तक तमाम कोalition फोर्सेस निकल जाएंगी, जो तकरीबन इस वक्त 8,500 से 12,500 के करीब हैं, अगर वो नहीं निकलते तो फिर तालिबान का जो रिएक्शन आएगा इसके अगेंस्ट,
जो वहाँ के हालात हो सकते हैं वो एक नेगेटिव टर्न ले सकते हैं, क्योंकि पहले भी अमेरिका अपनी मोहब्बत में या खुशनुदी में नहीं निकल रहा था। तालिबान ने उसे मजबूर किया था कि वो टेबल पे बैठे, और पाकिस्तान वेंट आउट ऑफ द वे और बहुत मेहनत, कोशिश और परसुएशन के बाद तालिबान को टेबल पे बिठाया था। अब अगर अमेरिका और अफगान हुकूमत अपना इरादा बदल रही है तो फिर पाकिस्तान पर दबाव आएगा कि जी नहीं, आपको बहुत कुछ करना है और अब आपने तालिबान पर अपना इन्फ्लुएंस यूज करें, वो सीज फायर कर दें, वो तमाम एक्टिविटीज रोक दें, जो पाकिस्तान कर नहीं सकता है। ये पाकिस्तान के बस में नहीं है। पाकिस्तान चाहेगा कि ये हो जाए। पाकिस्तान ये भी चाहता है अफगानिस्तान में अमन कायम हो। पाकिस्तान इस बात को भी रियलाइज करता है कि अफगानिस्तान के अमन से पाकिस्तान का अमन मशरूत है, वहाँ पे ट्रेड भी बढ़ेगा, तिजारत भी होगी, रेफ्यूजीज भी वापस चले जाएंगे। ये तो पाकिस्तान तो चाहता है, लेकिन अगर वहाँ तालिबान का रिएक्शन आता है तो फिर वो हमें डू मोर दोबारा सुनना पड़ेगा जो बाइडेन से, और इस डू मोर की चाबी को घुमाने के लिए हो सकता है वो पाकिस्तान को मजीद कुछ अरसा ग्रे लिस्ट में रखें। लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरा अंदाजा गलत साबित हो। सही, गहरी बात। हाँ ठीक है जी, गहरी बात आपने की। ठीक है, आगे चलते हैं। जनरल साहब, अफगान अमन के हवाले से तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि जी हमें इस बात का अच्छी तरह पता है कि अफगानिस्तान के अमन से पाकिस्तान का अमन जुड़ा है। पाकिस्तान ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि अफगान अमन अमल में पाकिस्तान किसी फरीक की हिमायत नहीं करेगा। अब भारत को पाक अफगान ताल्लुकात इतने ज़्यादा क्यों खटक रहे हैं? इस हवाले से मोदी क्यों इतनी बुखलाहट का शिकार दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मोदी ने और अजीत डोवाल ने एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया था जो अभी दुनिया के सामने एक्सपोज भी हो चुका है। उनकी हमेशा ये कोशिश रही है और वो बावर कराते रहे हैं दुनिया को हमेशा से कि अगर अफगानिस्तान में अमन कायम हो जाता है तो ये तालिबान कश्मीर में आकर मुसलमानों की मदद करेंगे और इंडिया इनसिक्योर हो जाएगा। ये नैरेटिव वो बेचने के लिए हर हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया है। दूसरा, वो समझते हैं कि अगर वहां अमन कायम हो गया तो वहां से बैठकर पाकिस्तान के अंदर जो वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो सीपैक को सबोटाज करने की कोशिशें हैं, जिस तरीके से वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बीएलए की मदद कर रहे हैं आसानी के साथ, वो मदद नामुमकिन हो जाएगी और वो हरबे कामयाब नहीं होंगे। तो इन दो वजूहात की वजह से हिंदुस्तान नहीं चाहता कि वहां अमन हो, और जो मौजूदा अशरफ गनी गवर्नमेंट है वो चूंकि बेनिफिशरी हैं अमेरिकन इमदाद के, जो 4-4.5 बिलियन डॉलर्स उन्हें एनुअल मिलती है फोर्सेस के लिए, उसमें वो इक़्तिदार के मजे भी ले रहे हैं, पैसा भी बहुत ज्यादा हाथ में आ रहा है जिसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है, कोई ऑडिट नहीं होना। तो वो भी चाहते हैं कि ये निज़ाम चलता रहता तो बेहतर था, अगर तालिबान आ गया तो ये हमारा काम तो रुक जाएगा। तो ये जो स्टेटस को फोर्सेस हैं सही, ये चाहती हैं कि वो पहले वाले हालात या जिस तरह है अमेरिकन यहाँ बैठे रहें, कुछ ना कुछ निज़ाम चलता रहे, लेकिन तालिबान को हुकूमत में शेयर ना देना पड़े। तो ये जो एक कन्फ्लिक्टिंग सोच है, और हिंदुस्तान जिस मकसद के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है वो मकसद उनके हाथ से निकल जाएगा। लिहाजा वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जाए और इस दहशतगर्दी अगर जारी रहे और अमेरिका न निकले तो उनके हक में बेहतर है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं जी। आखिरी सवाल पे मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ ये जो प्रोपेगेंडा भारत का देखने के वतीरा बन चुका है, अब इसको रोकने के लिए बड़े इकदाम किए जा रहे हैं, बल्कि काबिल ज़िक्र इकदाम किए जा रहे हैं। जनरल साहब, ये सोशल मीडिया पे नफरत अंगेज़ मवाद के खिलाफ आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अब भारत की घटिया तरीन हरकत है, सबको पता है, ये बाज नहीं आ रहा है। अब तो इनको बाज आ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के सामने इनका मकरू चेहरा बेनकाब हो गया, एक्सपोज हो गया कि किस तरह ये साजिश करते हैं और किस तरह ये क्या क्या कुछ करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए। तो अब भी इनको शर्म नहीं आ रही, एक्सपोज होने के बाद भी, जब दुनिया इनको देख चुकी है? देखिए, मौजूदा हुकूमत हिंदुस्तान की और मोरालिटी का तो जिक्र ही ना करें, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत डेंट हुई है, इसमें कोई राय नहीं है कि पूरी दुनिया अब उनकी दुरुस्त बात को भी मानने में देर लगाएगी, क्योंकि उन्होंने इतना झूठ बोला है 15 साल, और जिस तरीके से वो यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लैब वगैरह में एक्सपोज हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हैं,
उस एतबार से उनकी क्रेडिबिलिटी तो दुनिया में बहुत डेंट हुई है, लेकिन हमारे पास या दुनिया के पास, बिलखुसूस हमारे पास कोई ऐसा मौसर टूल नहीं है जिसके जरिए हम ये जो सोशल मीडिया के बड़े नाम हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या ये चीज़ें इनको रोक सकें, क्योंकि इनके ऑफिसेज हमारे मुल्क में नहीं हैं, इन पर हमारा इन्फ्लुएंस नहीं है। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में इंडिया हमसे बहुत आगे है, तो हमें टेक्नोलॉजिकल डिसएडवांटेज भी है और इस तरीके से सोशल और पॉलिटिकल डिसएडवांटेज भी है कि इस अनएडिटेड मीडिया से जो उगले जाने वाला जहर है उसको रोकने के लिए अभी तक हमारे पास कोई मौसर टूल हमारे हाथ में नहीं है। अब इसका एक ही तरीका है कि यूथ को बाहुनर बनाया जाए, सॉफ्टवेयर पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको आगे लाया जाए और बड़ी स्ट्रांग थीम्स बनाकर वो लोग जो सोशल मीडिया में इन हैं, जिनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, उनके जरिए अपने नैरेटिव को दुनिया के आगे ले जाया जाए। लेकिन ये एक लॉन्ग ड्रॉन रेस है, इसमें वक्त लगेगा और फिलहाल इंडिया को इस मैदान में बरतरी हासिल है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनरल एजाज अमान साहब आपके वक्त के लिए, तजिए के लिए। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे मेरे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान, उनकी बड़ी खबर। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट में एक और बड़ी समाअत हुई है सेनेट इलेक्शन के हवाले से, जो अहम समाअत है, और हॉर्स ट्रेडिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने आम सवालात उठाए हैं। आम समाअत का आंखों देखा हाल किया जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान से। जी सदीक, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि NA-75 डस्का के हवाले से अगले 12 घंटे 12 से 14 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसकी रीज़न ये है कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मामले की खुली अदालत में समाअत करने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान, चारों अरकान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब इस केस की समाअत करेंगे। इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि हुकूमत और नून लीग का मौक़िफ़ क्या है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि क्योंकि जब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, जब उन्होंने वोट काउंट किए, वोट काउंट करने के बाद उन्होंने तमाम जो पोलिंग एजेंट थे उनके दस्तखत होने के बाद उन्होंने फॉर्म 45 जो है वो, क्योंकि RO को व्हाट्सएप कर दिए थे, तो अब अगर सिर्फ ये चेक कर लिया जाए कि RO ने जो फॉर्म 45 व्हाट्सएप किए थे वो और वो जो फिज़िकल लेकर आए थे वो अगर वो एक ही जैसे हैं, उसमें कोई टेम्परिंग नहीं है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है मामले को फर्दर किसी और तरफ लेकर जाने की, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर जो है वो नोटिफिकेशन कर देना चाहिए अली असद मली साहब का। जबकि नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि क्योंकि 20 पोलिंग स्टेशन के जो अमला है वो अब खुद इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि वो गायब हो गया, वो लापता हो गए, उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा था और मुख्तलिफ वीडियोज़ आ गई हैं, तो नून लीग का मौक़िफ़ यह है कि अब दोबारा पूरे हल्के में जो है वो दोबारा इंतखाबात होने चाहिए। अब इस मामले का कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, 12 से 14 घंटे रह गए हैं। देखते हैं कि उस कल जो समाअत होने जा रही है उस पर इलेक्शन कमीशन काली को फैसला सुना देता है या फर्दर बहस के लिए, दलाइल के लिए मजीद किसी को नोटिस जारी किए जाते हैं या तहकीकात की जाती हैं। इस हवाले से 12 से 14 घंटे में फैसला आ जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि वहाँ पर 2 जाने गई, और फिर इसका इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि 1990 से ये हल्का मुस्लिम लीग नून के पास है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एक इस वक्त सीट इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और हफीज़ शेख साहब का जो है वो तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। इसके जुड़ी हुई दूसरी खबर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला चल रहा है वो है कि सीक्रेट बैलेटिंग होगी या ओपन बैलेटिंग होगी। इसमें जो आज डेवलपमेंट है वो ये है कि रज़ा रब्बानी साहब ने भरपूर दलाइल दिए, अदालत को कन्विंस करने की कोशिश की कि सीक्रेट बैलेटिंग ही होनी चाहिए, और उसकी उन्होंने बहुत सारी वजूहात बताई कि जी हो सकता है कोई ज़मीर की आवाज़ पर किसी और उम्मीदवार को वोट डालना चाहता हो, कोई किसी और के नुक्ता नज़र से इत्तफाक करता हो, किसी की कोई पार्टी किसी की बात ना सुन रही हो और वो मुल्क की बेहतरी के लिए किसी और को वोट देना चाह रहा हो। उनके ये तमाम जो दलाइल थे उसमें वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आज कम अज़ कम कायल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आए हैं। जजेस की जानिब से ये कहा गया है कि मौजूदा जो तरीक़ाकार है अगर इसको चलने दिया गया तो इसका वाज़ेह मतलब यही है कि पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया जाएगा, मुतनासिब नुमाइंदगी का असूल जो है वो लागू नहीं होगा। और साथ ही जब रज़ा रब्बानी साहब ने ये कहा
कि क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि अगर आप जो है वो इख्तलाफ करते हैं तो फिर आपको टारगेट किया जाता है, निशाना बनाया जाता है। तो जजेस ने कहा कि देखें तारीख में बहुत सारे ऐसे लोग हैं और पाकिस्तान की तारीख भी भरी पड़ी है उन लोगों से जिन्होंने इख्तलाफ किया है। अगर कोई ज़मीर की आवाज़ पर इख्तलाफ करना चाहता है तो वो खुलकर करे, बताए कि हाँ मैं बिल्कुल पार्टी के खिलाफ वोट डाल रहा हूँ क्योंकि मेरी पार्टी ने ठीक बंदे को वोट नहीं दिया, या मैं उससे इत्तफाक करता हूँ क्योंकि इसके कंसिक्वेंसेस तो है नहीं, नाअहली तो उसकी है नहीं, 63A में कोई उसकी नाअहली तो बनती नहीं है। तो फिर वो खुलकर इख्तलाफ करे, ये नहीं है कि वो छुप कर वोट डाले। और साथ ही वो क्योंकि पैसे भी चलते हैं और सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा है, इदराक है, और अब तो वीडियोज़ भी आ चुकी हैं। आज भी अदालत की जानिब से यही कहा गया है कि अगर कल को करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, पता चलता है पैसा चला है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो कैसे इस चीज़ को देखा जाएगा। और फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो ये कहता है कि उन्होंने एक मॉनिटरिंग कमेटी बना दी है जो मॉनिटर करेगी, और उसमें उन्होंने कहा है कि FIA का नुमाइंदा, FBR का नुमाइंदा और साथ ही नैब का नुमाइंदा, स्टेट बैंक का नुमाइंदा, ये तमाम जो इदारे हैं उनका एक एक नुमाइंदा शामिल होगा। लेकिन अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब का ये कहना है कि जिन्होंने पैसा देना होता है वो बैंकिंग चैनल से नहीं देते। और साथ ही इजाज़ुल हसन साहब पहले ही कह चुके हैं कि ये जो दो नंबर कामों का पैसा होता है, जो मंशात फरोशी का पैसा होता है, जो करप्शन का पैसा होता है, वो बैंकों में नहीं रखा जाता, वो इसी तरह बैगों में ही ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस हवाले से अब 2 से 3 समातें बाकी लग यही रहा है कि रह गई हैं। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से जो भी फैसला देगा उसके बराह रास्त जो है वो असरात होंगे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और हफीज़ शेख साहब के ऊपर तो ख़ास तौर पर, और ओवरऑल भी पाकिस्तान के चारों सूबों में जो सेनेट इंतखाबात होने जा रहे हैं। रज़ा रब्बानी साहब कल अपने दलाइल जो हैं वो मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन आज भी जजेस 2 चीज़ों पर उनसे बहुत ज़्यादा सवाल हुए। मुतनासिब नुमाइंदगी के ऊपर कि एक जमात जिसके MPs जितने बनते हैं सूबों में उसके मुताबिक उनको अगर वोट नहीं मिलते तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाकामी होगी। और दूसरा सिक्रेसी के ऊपर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान तो सुप्रीम कोर्ट को यही कह रहे हैं कि आप ऐसा फैसला दें जिसमें आप ये बता दें कि सिक्रेसी जो है वो सिर्फ उस वक्त तक है जब तक आप बैलेट बॉक्स में बैलेट डाल नहीं देते। जब आपने बैलेट बॉक्स में बैलेट डाल दिया, सिक्रेसी की शिक खत्म हो गई, वो बैलेट जो है वो आ जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, वो ट्रेसेबल होना चाहिए। कल को अगर कोई देखना चाहे कि किसने किसको वोट डाला तो कम से कम इलेक्शन कमीशन देख सके, या अदालत में अगर मामला जाता है और अदालत हुक्म देती है तो अदालत के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन खुद ही देख ले। और ये भी कहा इजाज़ुल हसन साहब ने कि हम ये नहीं कह रहे कि कोई दरखास्त देगा और बैलेट पेपर अगले दिन अखबार में छप जाएगा, हम तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन खुद देख ले। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो कुछ NA 75 में हुआ है इसका बराह रास्त आपको असर नजर आएगा इस केस के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही ये ऑब्जर्वेशन दे चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस तरह से अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा, अपने इख्तियार का इस्तेमाल नहीं कर रहा जो आइन उससे तकाजा करता है। तो अब तो सबने देख लिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान NA 75 में साफ शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम नजर आया है। और चाहे करप्ट प्रैक्टिसेस हुई है या नहीं हुई, लेकिन इतनी आवाज़ें ऐसी उठी कि जिससे पूरा इलेक्शन का प्रोसेस जो है उसके ऊपर सवाली निशान लग गया। ठीक है सदीक जान, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए तज्जिए करो। नाज़रीन, पेमरमैन है सलीम बेग साहब अब तक अपनी उसी हट धर्मी पे कायम है। अब तक किसी इदारे की जानिब से उनकी नाअहली पर कोई नोटिस नहीं दिया गया, बल्कि चेयरमैन पैमरा उनकी नाअहली की आवाज़ उठाने के जुर्म में हर चंद दिन के बाद कोई ना कोई बहाना तलाश करते हैं, कभी नोटिस भेजते हैं, कभी लाइसेंस मुअत्तल करते हैं। आज भी मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुतल्लिका हुकाम से बाकायदा गुजारिश है कि चेयरमैन पैमरा को फौरी उनके ओहदे से हटाया जाए, किसी अहल शख्स को मेरिट की बुनियाद पर उस ओहदे पर कुर्सी पर बिठाया जाए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।